हाँ हाँ, तुम्हारे जाने के बाद क्या वो अकेला वापस आएगा तो मैं नहीं जानती। क्या वो बहुत पैसे वाला है ना? किराया सुनकर वो परेशान नहीं हुआ था। माँ, जब हम बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो इस जगह को छोड़ देंगे। इस अंधेरी और सुनसान जगह को हम भूल जाएंगे और उस सुनहरी झील के समीप होंगे जिसके मैं इतने सपने देखती हूँ। माँ, उस दिन तुम मुझे जी भर कर मुस्कुराते हुए देखोगी। लेकिन झील के किनारे आजादी से रहने के लिए हमें पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा। इसीलिए वो किसी भी वजह से यहाँ आया, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। माँ, वो तुमसे देर तक बातें करता रहा? नहीं, सिर्फ 2 शब्द। लेकिन जब वो तुमसे अपने लिए कमरा मांग रहा था तो कैसा दिख रहा था? मुझे नहीं मालूम, और मेरा तजुर्बा है कि ऐसे लोगों को ध्यान से न देखा जाए तो ही अच्छा है। मुझे ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। अपराध तो अपराध है माँ, उसे मारना बहुत जरूरी है। बेशक उसे मारना जरूरी है। ये तुम बड़े अजीब तरीके से कह रही हो। मैं थक चुकी हूँ और चाहती हूँ कि ये मौत कम से कम अंतिम। जान लेना बहुत तकलीफ दे होता है। जितनी जल्दी हो हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, जरूर चले जाएंगे और वो पल बेहद महत्वपूर्ण पल होगा। हौसला रखो माँ, काम बहुत कम रह गया है। वो अपनी चाय पिएगा, सोएगा और फिर जब हम उसे नदी के किनारे तक ले जाएंगे तब भी वो जी रहा होगा। हिम्मत रखो माँ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उसके बाद वो लोगों को शैवाल में फंसा हुआ मिलेगा। माँ, हम बहुत जल्द ही यहाँ से निकल चलेंगे। माँ, कौन सा कमरा दे दे उसे? कोई सा भी दे दो कमरा, बस नीचे का होना चाहिए। हाँ, पिछली बार पहली मंजिल होने की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी माँ। काश आज अगर मेरा बेटा मेरे साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता और ना ही ये काम करना पड़ता। चारों तुम जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी, पर मुझे वो जगह तो देख लेने दो जहाँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अभी वो लोग आ जाएंगे और फिर जो मैं करना चाहता हूँ वो फिर संभव नहीं होगा। पलाश, तुमने हमेशा से अपनी अतीत की बातें मुझसे छिपा कर रखी है। आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाएंगी? क्या बताऊँ चारू, वो एक बहुत भयानक हादसा है जिसे मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। सफेदी रात के तूफान ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। जैसे जैसे धरती हिली थी, मानो कोई भूकंप आया हो। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक शेल्टर होम में पाया। हमारा पूरा शहर जमींदोज हो चुका था। न घर का पता, न माँ का, न पिता के बारे में कुछ मालूम हुआ, न ही बहन के बारे में कुछ मालूम हुआ। बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। भूखा प्यासा मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पेट की आग को शांत करने के लिए मैंने होटलों में बर्तन धोए, दूसरों के दफ्तरों में नौकरियां की, और एक दिन मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। खूब मेहनत की और आज मैं शहर के धनी लोगों में शुमार हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी माँ और बहन यहाँ रहते हैं और इस घर को गेस्ट हाउस बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। अपनों का साथ न मिले तो ये धन दौलत किस काम की? पलाश, मैं नहीं मानती कि वे तुम्हें पहचान नहीं पाई। माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती। 20 साल हो गया उसे मुझे देखे हुए, तब मैं छोटा था। मेरी माँ भी अब बूढ़ी हो गई है। मैंने ही उसे बड़ी मुश्किल से पहचाना आज। और तुम्हारी बहन, क्या उसने भी तुम्हें नहीं पहचाना? वो दोनों मुझसे बिना एक भी शब्द बोले हुए मिले। उन्होंने मुझे वही कॉफी लाकर दी जो मैंने मांगी थी। दोनों मुझे देखती रही देर तक,
लेकिन पहचान नहीं पाई। सब कुछ मैंने जैसा सोचा था कहीं उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। पलाश, ऐसी परिस्थितियों में कहना चाहिए मैं आ गया और सब एकदम आसान हो जाता। हाँ ये सच है, लेकिन मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था और फिर मैं इंतजार कर रहा था घर लौटे सैलानी बेटे के विशेष स्वागत सत्कार का, लेकिन उन्होंने कॉफी भी मुझे मेरे पैसे से लाकर दी। मेरा दिल भरा हुआ था, मुझसे कुछ बोला नहीं गया। सिर्फ एक ही शब्द काफी होता वही पलाश। तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं यहाँ आया हूँ उन्हें अपनी दौलत देने के लिए और खुशियां देने के लिए। जब मुझे पिताजी के मौत के बारे में पता लगा तो मैंने तय किया कि अपनी माँ और बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा और जो कुछ भी जरूरी है वो सब करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं कि अपने घर आए और आप कह दिए कि ये मेरा घर है। एक आनंद को बेटा मानने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। लेकिन उन्हें अपने आने के बारे में बता तो देते। जहाँ तुम अपने आप को एक अजनबी की तरह पेश करोगे, वहाँ तुम्हें अजनबी की तरह ही रखा जाएगा। छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं। और फिर इससे तो मुझे फायदा ही है। इससे मुझे और बेहतर तरीके से पता लगेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें ज्यादा खुशी देती हैं। फिर बाद में मैं अपने आप को पहचानने के तरीके ढूंढूंगा। सिर्फ एक ही तरीका है, बस इतना ही कहना है कि मैं आ गया, और फिर दिल को अपने आप बोलने दो। दिल ही तो इतना सरल नहीं होता ना। लेकिन बात वो सरल भाषा में ही करता है। और ये कहना कोई मुश्किल नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये रही मेरी पत्नी, इसके साथ मैं उस जगह रहता हूँ जो हमें पसंद है। लेकिन वहाँ मैं इतना खुश नहीं था और आज हमें तुम्हारी जरूरत है। चारू, ये बेइंसाफी है। मुझे उनकी जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत हो सकती है। अब तुम जाओ ना, तुम देख रही हो कि मौका मेरे हाथ में है। नहीं पलाश, मैं एकदम शांत रहूंगी और इंतजार करूंगी कि वे तुम्हें पहचान लें। तुम मेरा रहस्य खोल दो। नहीं पलाश, हमारी शादी हुए 5 साल हो गए हैं। अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती और ये शाम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बचपना है पगली। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और सच्चा प्यार। नहीं, पुरुष बिल्कुल नहीं जानते कि सच्चा प्यार क्या होता है। उन्हें कभी तृप्ति ही नहीं मिलती। वो जानते हैं सिर्फ सपने देखना, नए से नए की कल्पना करना, नई जगह और नई रिहाइश ढूंढना। जबकि हम औरतें विश्वास करती हैं अधीरता से प्यार करने में। तुम्हें हो क्या गया है चारू? बात सिर्फ माँ से मिलने की है, उसे खुश करने की है। और जहां तक मेरे सपनों का सवाल है, वो जैसे भी हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सही समय आने पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम सिर्फ सपने देखते रहो। मैं तुम्हें चाहे जितना प्यार करती रहूं, क्या फर्क पड़ेगा? तुम एक रात के लिए मुझे मेरी माँ और बहन के पास छोड़ सकती हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आने वाले सुनहरे कल के लिए अपनी शादी की 5वीं सालगिरह की ये रात मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। बाय। मेरा प्यार तुम्हारी रक्षा करेगा पलाश। जी वो मैं कमरे के लिए आया था। मुझे मालूम है, आपका कमरा तैयार हो रहा है। इस रजिस्टर में आपके नाम वगैरह कुछ दर्ज करना जरूरी है। ये आपका नौकर बड़ा अजीब है। ये पहला मौका है जब कोई हमसे इसकी शिकायत कर रहा है, वरना अपना काम वो बड़ी होशियारी से करता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा था, बाकी लोगों से मुझे कुछ अलग लगे बस। क्या वो गूंगा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब वो बोलता है? बहुत कम, और तभी जब बहुत आवश्यक हो। आपका नाम? ये नवीन। सिर्फ। उम्र? 38 साल। निवास? नैनीताल।
व्यवसाय? कोई व्यवसाय नहीं। बिना किसी व्यवसाय के, बिना किसी काम धंधे के जीने के लिए ये तो बहुत आवश्यक है कि या तो आप बहुत अमीर हो या एकदम गरीब। मैं बहुत गरीब तो नहीं हूँ और कई कारणों से मैं बहुत खुश भी हूँ। क्या आप जन्म से ही नैनीताल से हैं? पता नहीं। आप वहीं से आ रहे हैं? मैं कोलकाता से आ रहा हूँ। आप यहाँ कब तक ठहरना चाहते थे? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरा काम यहाँ कब तक पूरा होता है। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कोई आपका इंतजार तो नहीं कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। मेरे ख्याल से आपके पास पहचान के कागजात तो होंगे। जी, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। ये पासपोर्ट, आप इसे देखना चाहेंगे? रहने दीजिए, वो उतना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ लिख दूं कि आपके पास आईडी प्रूफ है। आप नैनीताल में झील के किनारे रहते हैं? ओह, आई एम सॉरी। जब तक आपका कमरा तैयार हो रहा है तब तक आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा। उम्मीद है आपको इसमें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? ये कमरा तो है ही मेहमानों के लिए, और आप तो अकेले हैं। लेकिन कई बार एक अकेला आदमी ढेर सारे लोगों से भी ज्यादा परेशान कर देता है। मुझे उम्मीद है आप मुझसे फालतू बात करने के ख्याल में नहीं हैं। आपको यहाँ बहुत अकेला कौन सा महसूस नहीं होता? लग रहा है आपको कुछ कायदे समझाने पड़ेंगे। माफ करिएगा, मैं तो सिर्फ आपके प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर कर रहा था। मुझे कुछ ऐसा लगा कि हम दोनों कोई एक दूसरे से इतने अपरिचित भी नहीं। आपको नाराज करने का मेरा कोई ख्याल नहीं था। मैं समझ रही हूँ कि मुझे फिर से ये नहीं दोहराना पड़ेगा कि मैं नाराज भी आपसे। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या ये हम दोनों के हित में नहीं होगा कि हम दोनों अपनी अपनी सीमा में रहें? अगर आप फिर अपनी सीमा से आगे बढ़ते रहे तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम आपको कमरा देने से इनकार कर दें, लेकिन हम आपको अपनी निजी जिंदगी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। आपका कमरा तैयार है। जी जी जी, थैंक्स। हमने रजिस्टर में एंट्री कर दी है। हाँ, बस ये बता दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं? बस घूमने ही फिरने आया हूँ और मैंने बताया कि नैनीताल कोलकाता से आ रहा हूँ। हमारा शहर तो बहुत छोटा सा है, आप पहले यहाँ रह चुके हैं? नहीं, लेकिन बहुत पहले यहाँ से गुजरने का मौका मिला था। मैं उसे भूला नहीं हूँ। और हाँ, ये सच है कि आपका शहर बहुत छोटा सा है, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अपनापन सा भी महसूस हो रहा है। वैसे आप लोग यहाँ कब से हैं? परसों हो गए। ये है मेरी बेटी। माँ, तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। खैर छोड़िए, मैं आपके मनोभावों को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन सब कुछ बदल जाता अगर एक पुरुष का हाथ भी आपके साथ होता। वो भी मिला था, तब मैं और मेरे पति फुर्सत नहीं मिलती थी उन दोनों को कि एक दूसरे के बारे में सोचें, और शायद इतने काम थे कि हम लोग उसी में उलझे रहते थे, और शायद उनके मरने से पहले मैं उन्हें भूल चुकी। लेकिन अगर एक बेटा आपका हाथ बटाता तो आप उसे तो नहीं भुला देती? माँ, तुम्हें मालूम है हमें बहुत सारे काम करने हैं। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और बूढ़ी औरतें भूल जाती हैं अपने बेटों तक को प्यार करना। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे पता है कि वो भुलाया नहीं जा सकता। एक बेटा भी अगर यहाँ आएगा तो वही पाएगा जो किसी गेस्ट को दिया जाता है। जो यहाँ आते हैं इसी सहूलियत से यहाँ रहते हैं, वो किराया चुकाते हैं, हम उन्हें चाबी सौंप देते हैं। कोई अपने दिल की बात नहीं करता है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। कौन सा काम? छोड़ो ये बात। और इस तरह क्या वो लंबे अरसे तक यहाँ ठहरे भी हैं? कोई काफी दिनों तक। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि वो आराम से रहे। जिनके पास पैसे कम होते हैं वो दूसरे ही दिन चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं पूरा का पूरा पेमेंट एडवांस में कर सकता हूँ। नहीं, हम ये नहीं मांगते। अगर आप रईस है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आगे से अपनी दिल की बात यहाँ मत कीजिएगा।
उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आपने मुझे अभी बेटा कहा? वो किसी के भ्रम में होकर कर दिया। हो, मैं समझा। क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? जी जी सुनिए, आपको कुछ नहीं, इस आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, तुम फिर से कोई सपना देख रही हो? तुम्हें मालूम है माँ, अभी हमें बहुत से काम करने हैं। मैं उस आदमी के बारे में सोच रही हूँ और कुछ हद तक अपने बारे में सोच रही हूँ। कल के बारे में सोचना ज्यादा उपयोगी होगा। देखो, तुम्हारे पिता के शब्द हैं मैंने, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरा साथ दो ना माँ। माँ, माँ, कहाँ जा रही हो तुम? फिर बैठ गई। उस आदमी के बारे में सोच रही हूँ और कुछ हद तक अपने बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो आदमी बड़ा व्याकुल सा है और बहुत सीधा भी लगता है। लेकिन उसको उस अपनेपन से बात करने से मुझे बहुत चिढ़ होती है। मैं अब जल्दी अपना काम खत्म करना चाहती हूँ। ये तो गलत बात है मैरी। पहले तो तुम्हें गुस्सा आता था न दया, और अब मुझे गुस्सा आता है कि नहीं है न दया। क्या जरूरत है कि कुछ पैसों के पीछे अपना सब कुछ गवा के भागने की? पैसों के लिए नहीं माँ, बल्कि इस जगह से छुटकारा पाने के लिए। मैं उब गई हूँ इस गेस्ट हाउस में रहते हुए। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हम दोनों ही इस गेस्ट हाउस से तंग आ गए हैं। लेकिन तुम बूढ़ी हो, इसलिए सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाना चाहती हो। और मैं जब 20 साल की थी, तब की अपनी कुचली हुई संवेदनाओं को मैं हमेशा के लिए भूलना चाहती हूँ। चाहे इसके लिए जिस जिंदगी को हम छोड़ना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा ही क्यों ना आगे और बढ़ना। माँ, माँ, प्लीज मेरा साथ दो माँ, मेरा साथ दो। चारू केशी ठीक कहती है, यहाँ समय काटना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, अकारण है इतनी बेचैनी क्यों? बस यही समझ लेना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ इसी कमरे में तय हो जाएगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, आशा है मैं आपके किसी काम में बाधा नहीं डाल रही। मैं आपके कमरे का तौलिया और पीने का पानी बदलना चाहती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो पहले ही कर दिया गया है। ओह, तो ठीक है। वो असल में ना, वो बूढ़ा नौकर कई बार भूल जाता है। You don't worry. आप मेरे किसी काम में बाधा नहीं डाल रही। लगता है कि मुझे यहाँ के रिवाजों की आदत अब डाल लेनी चाहिए। यानी कि आपने लंबे अरसे तक यहाँ रहने का मन बना लिया। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँ? वास्तव में ये मुझ पे ही निर्भर करता है, लेकिन मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई हूँ। आप जैसा ही चाहेंगी वैसा ही करूँगा मैं। क्या आप यहाँ से नैनीताल जाएंगे? हाँ, शायद। वो जगह बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, वो एक बेहद सुंदर जगह है। लेकिन मैंने सुना है वहाँ एकदम वीराना सा रहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तो झील है, ताजगी है, हरियाली है, जिंदगी है। वहाँ अपनापन है, और जिसे हम यहाँ पसंद कहते हैं वो मौसम वहाँ हमेशा बना रहता है। और शाम को? वहाँ की शाम बहुत खूबसूरत होती है। निसंदेह वह एक बेहद सुंदर जगह है। कितना अद्भुत है। यहाँ हम जिसे वसंत कहते हैं वो है गुलाब का एक पौधा बगीचे में लगा हुआ, जिसमें 2 कलियां अभी अभी खिली हो।
पर यहाँ के लोगों के लिए, उनके हृदय में हलचल करने के लिए यही काफी है। आप बेइंसाफी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पतझड़ भी तो आता होगा। पतझड़? ये क्या होता है? एक नया बसंत, जब सारे नए नए पत्ते फूल जैसे लगते हैं, और स्वभावतः कुछ लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। अगर आप धीरज के साथ उनके पास रहें तो। मेरे पास धीरज तो अब बचा ही नहीं है। जहाँ बसंत पतझड़ बन के आता हो और अपने साथ लाता हो सारे जगत की व्यथा, लेकिन इस दूसरी जगह के बारे में कल्पना करके ही मेरा मन विचलित हुआ जा रहा है, बहका जा रहा है। जहाँ जहाँ गर्मी से सब कुछ सराबोर हो, जहाँ बारिश के पानी में पूरा शहर डूब जाए, जहाँ सब कुछ वैसा ही हो जैसा कि वो वास्तव में है। और आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? माफ करिएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम अपने नियम छोड़ चुके हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि आपने पहली बार एक इंसान की तरह सहृदयता से बात की है मुझसे। निस्संदेह आप फिर गलती कर रहे हैं। मुझ में उतनी ही मानवीयता है जितना कि मैं चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि कोई भी बाधा को मेरे सामने आने पर मैं खत्म कर दूंगी। मैं इस तरह के आवेग को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, और इससे तो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके रास्ते में बाधा बन ही नहीं रहा। हो सकता है आपके बाधा बनने के कोई कारण नहीं हो, लेकिन इसे बढ़ावा देने का भी तो कोई कारण नहीं है आपके पास। अच्छा, ये किसने कह दिया कि आपकी इच्छाओं को बढ़ावा देने का मेरे पास कोई कारण नहीं है? मेरे व्यवहारिक ज्ञान में और आपको अपनी योजनाओं से बाहर रखने की मेरी इच्छा में। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो हम वापस अपने नियमों पर लौट चुके हैं। देखा ना आपने, उन्हें छोड़कर हम गलती कर रहे हैं। आप शायद इस जगह के बारे में बताने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, जरूर जरूर। नैनीताल के बारे में, सिर्फ नैनीताल के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे अंदर वो अभिलाषाएं जगा दी जो शायद सो चुकी थी। आपने मेरे अंदर एक नया सा कुछ भर दिया है। ओह सॉरी, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। बातें बड़ी अजीब। शायद मेरी माँ ने अभी तक मुझे नहीं पहचाना, और जब माँ ने नहीं पहचाना तो बहन के पहचान लेने का सवाल ही नहीं उठता है। खैर, मेरी माँ और बहन के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने उन्हें बहुत दिनों तक बुलाए रखा। सब कुछ यहाँ इसी कमरे में तय होगा। मेरी पुरानी वेदना मेरे मन की गहराई में एक बड़े घाव की तरह है, जिसमें जरा सा भी हिलने से तकलीफ होती है। यह अनंत अकेलेपन से भय, डर कि कहीं कोई जवाब मिलेगा या नहीं। लेकिन यहाँ इस कमरे में मुझे भला कौन जवाब देगा? माफ करिएगा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि ये घंटी काम करती है या नहीं। घंटी बजती है, वो आता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। ये भी भला कोई जवाब हो सकता है क्या? क्या करना चाहिए मुझे? एक्सक्यूज मी। जी, ये कर रहे? चाय जो आपने मंगाई थी। लेकिन मैंने तो कोई चाय नहीं मंगाई। ओह, तो उस बूढ़े ने
गलत समझ लिया होगा। वो ज्यादातर आधी बातें ही समझता है। आपकी घंटी सुन के उसे लगा होगा कि आपने चाय मंगवाई है। आपको नहीं चाहिए तो मैं वापस ले जाऊँ। नहीं नहीं, बल्कि इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नाइस टी। एक कॉफी मुझसे पैसे ले और एक चाय बगैर मांगे। चलो, सैलानी बेटे के घर लौटने के स्वागत के जश्न। कौन? माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने बताया कि उसकी चाय पहुंचा दी। हाँ, आप देख ही रही हैं। आपको चाय पीजिए। हाँ, क्यों? मैं ये ट्रे वापस ले जाऊंगी। मुझे खेद है कि इसके लिए आपको आना पड़ा। आपकी बेटी बगैर मांगे ही ये चाय ले आई थी। कि आपने चाय नहीं। सच मानिए, आपकी बेटी लाई थी, इसीलिए मैं इनकार नहीं कर सका। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, उसकी एक छोटी सी। कोई बात नहीं। सुनिए, जी। वो मैं सोच रहा था कि मैं आज शाम को यहाँ से चला जाऊँ, डिनर के बाद। कमरे का किराया मैं पूरा दे दूंगा। नहीं। आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। आप लोगों के प्रति मेरे हृदय में सद्भावना है, बहुत गहरी सद्भावना। लेकिन अब मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है और मैं यहाँ ठहरना नहीं चाहता। हर तरह से स्वतंत्र है। हो सकता है डिनर के बाद आप अपनी इच्छा को बदल दें। कभी कभी किसी क्षणिक अनुभव के कारण हम ऐसा निर्णय ले लें, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि बाद में ऐसा कुछ होगा। यकीन मानिए कि मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जा रहा, बल्कि आप लोगों से मिले स्नेहपूर्ण सत्कार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ तो मुझे एक तरह की सहृदयता महसूस हुई है। ये तो स्वाभाविक है। बाद में मैं शायद वापस आ जाऊं, लेकिन अभी मैं चलता हूँ। सुनिए, माफ करिएगा, मैं कह रहा था कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा सर क्यों घूम रहा है? मेरा गला सूख रहा है। अब पानी। माँ चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल फिर ही आऊंगा और माँ से कहूंगा कि ये मुझे क्या होने लगा। मैं झारू के साथ कल फिर वापस आऊंगा और माँ से कहूंगा कि माँ मैं देखो वापस आ गया। हाँ, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने अंधेरा। हो सकता है कि उसके गुस्से में और पैसे हो।
पानी। अरे यहाँ तो यहाँ तो बहुत बहुत सारा पैसा है। अब मुझे झील के किनारे से रहने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। वो सो रहा है। माँ, हमने काम आसान कर दिया। तुम मुश्किल में थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं काम अपने हाथ में लूं और तुम्हारी मदद करूं। काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डैडी। ओहो माँ, काम तुम शुरू करती हो और खत्म मुझे करना पड़ता है। अब छोड़ो, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। रुको रुको, मैं अभी आती हूँ। चलो, अब थोड़ी सी मेहनत और बस इसे इस कपड़े में लपेट कर उस टीले के ऊपर से नदी में फेंक देते हैं और इंतजार करते हैं शैवालों के ऊपर आने तक। देखो माँ, सवेरा हो गया। अभी मुझे अपने थकान के सिवा कुछ नहीं दिखता। माँ, मेरे अंदर तो आज एक ऐसी खुशी भर गई है कि मेरा मन जोर से चीखने चिल्लाने को कर रहा है। मेरा तन बदन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं, दौड़ूं, भागूं। ओ माँ, ये तुम्हें क्या हो गया धरवी? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। माँ, क्या मैं आज भी उतनी सुंदर लगती हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। पाप रूपवान हो गया। माँ, अब पाप से क्या आता जाता है? दोबारा जन्म मिला मुझे। अब मैं इस धरती पर उस जगह जाकर रहूंगी जहाँ मैं खुश रह सकूं। मेरी मनपसंद जगह झील के किनारे। ये देखो उसका पासपोर्ट, पढ़ो। अच्छी तरह मालूम है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। ओ, दो मैं पढ़ती हूँ। पलाश, son of G.H.Y. ये तुम्हारे बेटे का पासपोर्ट है माँ। मेरे भाई पलाश का पासपोर्ट। माँ, तुमने अनजाने में अपने बेटे को खो दिया। शायद ऐसे ही भगवान भी हमारे सामने आते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और खो देते हैं। पलाश के मरने का ये विषाद हम जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे माँ। अच्छा माँ, शायद तो उसका चेहरा भी शैवालों और घासों से ढक चुका होगा माँ। वो नदी के अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा होगा, है ना माँ? सच बता, तुमने उसे पहचान लिया था? नहीं माँ, नहीं, मैंने उसे नहीं पहचाना था। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं थी। लेकिन इन सब सवालों का अब क्या मतलब है माँ?
क्रूर से क्रूर हत्यारे भी कुछ बेबस क्षणों में हथियार डाल देते हैं। एक बेटे की आस बची, आज वो भी खत्म हो गई। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम आज ऐसी भाषा बोल रही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले तो तुमने कभी ऐसी भाषा नहीं बोली माँ। माँ देखो, माँ 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 माँ, तुम कहाँ हो माँ? माँ माँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ, ये मत भूलो माँ कि मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया है। मैं तुम्हारे साथ थी, वो नहीं। माँ माँ, मैंने आज तक किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया। आज तुम्हारे आगे अपना सर झुकाती हूँ माँ। माँ लौट आओ प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, लौट आओ। ये सब कुछ शायद इसलिए हो रहा है, इसकी वजह मेरे झील के किनारे रहने की चाहत होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं है। मैं खुद भी नहीं हूँ। अचानक ये एक हाहाकार सा मेरे अंदर क्यों बढ़ता जा रहा है? मेरे चारों तरफ ये झील का पानी क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं इसमें डूबती क्यों जा रही हूँ? ये झील का पानी इतना लाल क्यों हो रहा है? क्यों इतना लाल क्यों हो रहा है झील का पानी? माँ, वापस आ जाओ माँ। कोई है? कौन? एक मुसाफिर। हम किसी गेस्ट को कमरा नहीं दे रहे। मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। आपके पति कौन? वे कल यहाँ आए थे और आज सुबह उन्हें मुझसे मिलने आना था, पर वो आए नहीं। अब हमारा मिलना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए मुश्किल होगा। आपके पति अब यहाँ नहीं है। क्या उन्होंने यहाँ एक कमरा नहीं लिया था? हाँ, लिया था, लेकिन रात को ही खाली करके चले गए। क्या क्या पक्के तौर से वो यहाँ से कमरा खाली करके जा चुके हैं? हाँ, पक्के तौर से वो छोड़कर जा चुके हैं। देखिए, कल से मैं इस अनजान शहर में एक ऐसा इंतजार कर रही हूँ जिसने मेरा सारा धैर्य खत्म कर दिया है। रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में व्याकुल होकर मैं यहाँ चली आई और अब मैं अपने पति से बिना मिले वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। पर आप इस बारे में काफी कुछ बता सकती हैं। वो आदमी जो कल इस गेस्ट हाउस में आया था, आपका वही भाई है जिसका जिक्र आपने बरसों से नहीं सुना। आप मुझे कुछ नया नहीं बता रही हैं। लेकिन फिर आखिर हुआ क्या? आपका भाई इस गेस्ट हाउस में क्यों नहीं है? क्या आपने उन्हें पहचाना नहीं? क्या आपकी माँ को और आपको उनके लौट आने से खुशी नहीं हुई? आपके पतिदेव अब यहाँ नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं। आप मजाक कर रही है ना? पलाश ने मुझे बताया था कि आपको बचपन से ही लोगों को चकरा देने का बड़ा शौक है। हम दोनों बहने हैं। हाथ मत लगाइए मुझे। नहीं, हम दोनों में
कुछ भी समान नहीं है। पिछली रात को ही वो मर गए। आप विश्वास कीजिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आप पागल हैं, बिल्कुल पागल। आप झूठ बोल रही हैं। ऐसे अचानक कैसे कोई मर सकता है? कहाँ है वे? मुझे उन्हें मरा हुआ ही दिखाइए, तभी मैं उस बात पे विश्वास करूंगी जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की। यह असंभव है। वो इस समय जहाँ है उसको कोई नहीं देख सकता। वो उस नदी के तल में है जहाँ पिछली रात को मैं और मेरी माँ उसके सोने के बाद उसे ले गए थे। यकीन मानिए, मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती कि वो मर चुके हैं। मैंने और मेरी माँ ने, हम दोनों ने मिलकर उसे मारा है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं शायद पागल हो रही हूँ और वो शब्द सुन रही हूँ जिस दुनिया में कभी बोले ही नहीं गए। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन मैं इतने बड़े अनिष्ट के लिए तैयार न थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रही। मेरा काम आपको विश्वास दिलाना नहीं, सिर्फ सूचित करना है। प्रमाण आपको अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? ये आप किस हक से पूछ रही हैं? अपने प्यार के हक से। प्यार? इस शब्द का क्या मतलब होता है? इस शब्द का वो सब कुछ मतलब होता है जो मुझे अंदर से चीर रहा है, मुझे खाया जा रहा है और मेरे इन हाथों को हत्या के लिए उकसा रहा है। मैं आपको साफ साफ बता चुकी हूँ कि हम दोनों ने आपके पति को पिछली रात मार दिया, उसका धन लूटने के लिए, जो कि हम इससे पहले भी कई मुसाफिरों के साथ कर चुके हैं। इसका मतलब लाश की माँ और बहन हत्यारे हैं। अगर आप जानना ही चाहती है तो ये खामोश कमरे का एक अर्थ दोष है। अगर आप दुनिया को जरा भी समझती है तो इससे आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ओह माय गॉड, बताओ, वो आपको अपनी संपत्ति देना चाहता, वो चाहता था कि आप लोग उसे पहचान ले, उसे अपना घर मिल जाए, लेकिन वो आपसे ये सब कह नहीं पा रहा था। और जब वो अपने शब्द ढूंढ ही रहा था कि आपने उसे आपको ये मालूम ही न हुआ कि कितने संकल्पशील आत्मा और कितने अभिमानी हृदय को आपने खत्म कर दिया। आपको तो उस मर्मांतक पीड़ा के कारण गलियों में आहत पशु की तरह चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। इस तरह से निर्णय मत दीजिए जब आपको पूरे तथ्यों का ही पता ना हो। अब तक तो मेरी माँ भी अपने बेटे के पास पहुंच गई होगी। नदी की पानी ने उन्हें छींचना शुरू कर दिया होगा और वो उनके शव हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मुझे मालूम है दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पीड़ा से चिल्लाने की मुझे क्या जरूरत है? सच मानिए तो मुझे इस समय आपकी आंसुओं से नफरत हो रही है। मेरे ये आंसू उन खुशियों के लिए है जिन्हें मैं हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। इतना मत बढ़ाइए इस बात को। ये तो एक बहुत ही साधारण सी बात है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और सुना है। मैंने भी अपनी बारी आने पर मरने के लिए अपना कमरा रखा हुआ है। खुशकिस्मती से वो कमरा अभी मेरे पास है। वो मेरे अकेले के मरने के लिए काफी होगा। अब चाहे तुम मर जाओ या ये दुनिया खत्म हो जाए,
मैं तो जिससे प्यार करती हूँ उसे खो ही चुकी हूँ। अब मुझे अकेले ही जीना है, जहाँ दर्द और गहरी पीड़ा है। इसे मत बढ़ाइए, मैंने बोला ना। आप हो सके तो अपने भगवान से प्रार्थना करिए। हाँ? इतना मत बढ़ाइए इस बात को। देखिए, आपने अपने पति खोया है, मैंने अपनी माँ, दोनों बराबर हो गए। वो आपको अपनी संपत्ति देना चाहते थे, अपना परिवार मानते थे। चुप रहो। अब उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं उससे नफरत करती हूँ, नफरत। उसने वो सब कुछ पाया जो उसने चाहा, उसे वो भी मिल गया जिसे उसने ढूंढा। अब तो दोनों एक ही मुकाम पर है। मेरी एक सलाह मानो और अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें पत्थर का बना दे। हर पुकार से अपने कान बंद कर लो और समय रहते उन पत्थरों से जा मिलो। और अगर तुमने इस मूक शांति को अपनाने का साहस न हो तो आओ मेरे साथ। देखो, सब कुछ कितना आसान है। मैं तुम्हारा इंतजार। हे भगवान, अब मैं नहीं जी सकती, मैं अकेले नहीं जी सकती। भगवान, मेरी मदद करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आपने मुझे बुलाया? मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे बहुत जरूरत है आपकी मदद की। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपका कमरा तैयार है। कहते क्यों नहीं, जबकि तुम्हें सब पता है। मैं सिर्फ देखता हूँ, सुनता हूँ, कहता कुछ भी नहीं। अगर तुम बता देते तो यह अनिष्ट नहीं होता। बताने भर से अनिष्ट नहीं रुकता। इंसान को इसकी तुच्छता के साथ रहने दो और अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो। कितनी खूबसूरत होती है एक मौत। जहां पर तुम खत्म होते हो वहां से मैं शुरू होता हूँ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। हजारों साल से अपनी ही बनाई इस दुनिया में एक सपना देख रहा हूँ। इस सपने में तुम आते हो और चले जाते हो। जीते भी मेरे सपने में ही हो और मरते भी मेरे सपने में ही हो। जब तुम्हें लगता है तुम्हारा जीना तुम्हारे लिए सपना है, उस वक्त मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूँ और तुम्हें तुम्हारे सपने में मरने से बचा लेता हूँ। मेरे सपने को अगर तुम देख सकोगे तो मरोगे नहीं, मेरी तरह खुश रह सकोगे।